हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको आज पहले एनिमल किंगडम का कुछ क्लासिफिकेशन मतलब उसके जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। फिर हम एनसीईआरटी बुक रीडिंग करेंगे, लाइन टू लाइन रीड करेंगे, फिर हम आगे जाके फाइलम्स को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इस तरीके की क्लासिफिकेशन हम समझने के लिए हमारी बुक में है, उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में बेसिकली जो सब हेडिंग्स हैं जिसमें हम पूरा क्लासिफिकेशन जिसको हमने अभी डिस्कस किया उसके आधार पर अगर हम देखें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, ये हमको पता है। अब ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, इस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सिमेट्री रहेगी वो रहेगी एसिमेट्री। जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल्स का ग्रुप होगा उनकी जो सिमेट्री क्या रहेगी बेटा, एसिमेट्री रहेगी या वेरियस सिमेट्री रहेगी। अलग अलग शेप साइजेस के वो रहते हैं, इसलिए हम उनको क्या कंसिडर करेंगे, एसिमेट्रिकल। ऑलराइट, अब जब एसिमेट्रिकल होगा तो इनमें सीलोम का भी अभाव होगा, इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं एसिलोमेट। अगुह्य सीलम भी इसमें एब्सेंट है। तीनों जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की लेयर्स हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई भी गैप नहीं है। अब इस फाइलम के अंदर या इस फाइलम का एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को हम और क्या बोलते हैं भाइयों, स्पंजेस। क्या बोलते हैं, स्पंजेस। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमेट्री या सममिति क्या होगी, एसिमेट्रिकल। इनमें गुहा का भी या सीलोम भी एब्सेंट रहेगा, इसलिए हम इनको एसिलोमेट लिखेंगे। और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन का सिर्फ पूरे एनिमल किंगडम में एक ही फाइलम है, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। उसी की तरह अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है रेडियल सिमेट्री, सही है। तो रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें, यहां पर रेडियल सिमेट्री हो गया और यहां पर बायलैटरल सिमेट्री हो गई। तो रेडियल सिमेट्री की हम बात करें तो रेडियल सिमेट्री में और बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री में एसिलोमेट्स। अब ऐसा ग्रुप एनिमल का जो रेडियल सिमेट्री है, जो अगुहीय है, जो एसिलोमेट है, ऐसे इनके टोटल दो एग्जाम्पल्स हैं। एक है निडारिया एंड अनदर वन इज टीनोफोरा। तो यहां पर आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, देखो ऐसा कॉम्बिनेशन याद रखोगे, रेडियल सिमेट्री है, एसिलोमेट है, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, निडारिया और टीनोफोरा, दोनों सी सी वाले हैं। तो एनिमल किंगडम में जो दोनों सी सी वाले स्टार्टिंग के दो फाइलम हैं वो एसिलोमेट है, वो रेडियल सिमेट्री है। और इनमें कैसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, टिश्यू। इनका जो बॉडी है वो किसका पूरा बना हुआ है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लस रेडियल सिमेट्री प्लस एसिलोमेट, इसके दो एग्जाम्पल्स होंगे निडारिया और टीनोफोरा। वहीं अगर हम देखते हैं बायलैटरल सिमेट्री में, तो बायलैटरल सिमेट्री में हमको तीनों ऑप्शंस मिलेंगे। क्या तीनों ऑप्शंस मिलेंगे, हमको एसिलोमेट भी मिलेंगे, हमको सिलोमेट भी मिलेंगे और हमको स्यूडोसिलोमेट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो एसिलोमेट हो गया, सिलोमेट हो गया और क्या यहां पर क्या हो गया, स्यूडोसिलोमेट्स। जस्ट अ मिनट, एसिलोमेट, यहां पर स्यूडोसिलोमेट और यहां पर सिलोमेट्स। अब सही है, तो बायलैटरल सिमेट्री और एसिलोमेट क्या कॉम्बिनेशन है भाई, देखो
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, एसिलोमेट। तो अगर ऐसा पूछा कि ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है और एसिलोमेट है, तो इसका पूरे एनिमल किंगडम में एक ही एग्जाम्पल है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस को क्या बोलते हैं बेटा, पर्णकृमि या चपटे कृमि, क्योंकि उनका जो शरीर होता है ना, अभी अपन संघ में पढ़ेंगे, इनका जो शरीर होता है, इनका जो बॉडी होता है, वो डोर्सल और वेंट्रल साइड से क्या होता है, फ्लैट होता है। तो ऑर्गन लेवल, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिलोमेट, एक ही एग्जाम्पल है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट आ जाते हैं बाइलेटरल सिमेट्री और स्यूडोसिलोमेट्स। तो बाइलेटरल सिमेट्री और स्यूडोसिलोमेट्स में फिर से एक ही कॉम्बिनेशन है, एस्केलमिन्थिस। एस्केलमिन्थिस को हम और क्या बोलते हैं, नीमेटोड्स। क्या बोलते हैं इनको, नीमेटोड्स भी बोलते हैं भाई। अब सीलोमेट और बाइलेटरल सिमेट्री, तो सीलोमेट और बाइलेटरल सिमेट्री में एनिमल किंगडम में हम देखें तो इसके एग्जाम्पल हमको मिलेंगे एनेलिडा से कॉर्डेटा। तो एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फिर उसके बाद कॉर्डेटा। तो यहां से एनेलिडा से जितने भी कॉर्डेट्स तक ग्रुप होंगे उनमें क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, ऑर्गन सिस्टम, बाइलैटरल सिमेट्री और सीलोमेट। तो ऐसा हमको क्या लिखना है, एनेलिडा से लेकर कहां तक बेटा, कॉर्डेटा तक। सही है। तो ये एक आप ब्लूप्रिंट जैसा समझ सकते हो कि हम इस पूरे चैप्टर में जो फाइलम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो इन हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। मैंने जो आपको अभी वीडियो में कॉम्बिनेशंस के बारे में बात किया है ना, इसी तरीके के कॉम्बिनेशंस वाले एमसीक्यूज जो हैं वो एनिमल किंगडम से पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरीके का प्रिपरेशन ध्यान रखना है, जब आप नोट्स बनाएंगे इस वीडियो को देखकर तो ऐसा कॉम्बिनेशन कीजिएगा, सेल्यूलर लेवल प्लस एसिमेट्री प्लस एसिलोमेट, उसका कितना एग्जाम्पल है, एक, फाइलम पॉरीफेरा। वैसे ही इसका कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल किंगडम जो पूरा डिवीजन है हमारी बुक में ये मेंशन नहीं किया गया, बस मैं आपको एक दो पॉइंट्स इसके बारे में बताऊंगा। अगर हम ब्रॉडली देखेंगे ना तो एनिमल किंगडम के दो मेजर डिविजन्स हैं, एक प्रोटोजोआ कहलाता है और एक क्या कहलाता है, मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ में मैंने यहां मेंशन किया है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं या एक कोशिकीय होते हैं। अब यूनिसेलुलर और एक कोशिकीय के अंदर क्या क्या आएगा बेटा, अमीबा आएगा, और क्या आएगा, यूग्लिना आएगा, पेरमीशियम आएगा, एक्सेट्रा यहां पर लिख दिए। तो पैराजोआ, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और इनके उदाहरण एग्जांपल्स हैं अमीबा या यूग्लिना। अगर हम मेटाजोआ की बात करें तो मेटाजोआ में मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय। अब जो मेटाजोआ है, इस मेटाजोआ के भी अलग टाइप्स हैं। मीसोजोआ, पैराजोआ, एंड थर्ड वन इज एंटेरोजोआ। तो मीसोजोआ भी हो गया, पैराजोआ भी हो गया, और क्या हो गया, एंटेरोजोआ। तो इस तरीके से मेटाजोआ के भी अपन को यहां पर तीन टाइप्स देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, सो अगर हम मीसोजोआ की बात करें तो जो मीसोजोआ का ग्रुप होगा, मीसोजोआ के ग्रुप के अंदर किस टाइप के एनिमल्स आते हैं बेटा, वर्म लाइक एनिमल्स। वर्म लाइक एनिमल्स मेनली क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो पैरासिटिक अडेप्टेशन वाले जो वर्म जैसे, क्रीमी जैसे एनिमल्स होंगे वो कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे, मीसोजोआ के अंदर। पैराजोआ की अगर बात करें
तो पैराजोआ के अंदर बेसिकली मराइन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। जो भी मराइन कंडीशंस और स्वच्छ जल, समुद्री जल और स्वच्छ जल, मराइन और फ्रेश कंडीशंस में रहेंगे, वो सारे लोग किसके अंदर आएंगे बेटा? पैराजोआ के अंदर आएंगे। एंटेरोजोआ के अंदर ऐसे एनिमल्स आएंगे जिसके अंदर टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो। तो ऐसे सभी एनिमल्स का ग्रुप किसके अंडर आएगा बेटा? एंटेरोजोआ के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो यहां से एनसीईआरटी की हर लाइन यहां पर है, मैं एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ूंगा, उसमें जो जो कीवर्ड्स और हाईलाइटेड वर्ड्स होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, हम एनसीईआरटी बुक का रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, मैंने आपको समझा चुका है। समझाने के बाद हम अभी एनसीईआरटी बुक का जो हर लाइन है, हर वर्ड है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, उसे एक बार समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो पहली लाइन में हमको क्या बोल रहा है कि डिफरेंस है किसमें? स्ट्रक्चर में और किसमें? फॉर्म में। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखना है कि एनिमल्स में इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, इसका मतलब ये बोल रहा है कि सभी एनिमल्स का स्ट्रक्चर और फॉर्म अलग है, उसके बावजूद देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सिमेट्री, नेचर, पैटर्न्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसी को हम यहां डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, इस पैराग्राफ में समझने वाला चीज नहीं है ज्यादा, इसे याद रखना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म डिफरेंस है, उसके बाद भी कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर्स हैं जो सभी एनिमल के ग्रुप्स में प्रेजेंट रहेंगे, और उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर हम एनिमल्स को क्या किए हैं बेटा? क्लासिफिकेशन किए हैं या एनिमल्स को वर्गीकृत किए हैं। आगे देखते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। आ गया भाई पहला स्टेटमेंट, ये सभी बच्चों को याद रखना है। सभी मेंबर्स जो हैं एनिमल किंगडम के, जो हम पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे मेटाजोआ में आएंगे। मेटाजोआ में मतलब क्या होगा? मल्टीसेलुलर। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मेटाजोआ, मल्टीसेलुलर। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सभी लोग सेम पैटर्न नहीं देते हैं। क्या पैटर्न है इसमें डिफरेंसेस? फॉर एग्जाम्पल इन स्पंजेस, स्पंजेस मतलब बेटा पॉरीफेरा। स्पंजेस मतलब क्या हो गया? पॉरीफेरा। इन स्पंजेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। क्या याद रखना है? लूज सेल एग्रीगेट्स। तो आप लोग जब नोट्स बनाओगे तो आप लोगों को, जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने लिखा, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको कौन सा कीवर्ड याद रखना है? लूज सेल एग्रीगेट। लूज सेल एग्रीगेट मतलब सेल्स एक जगह इकट्ठा है लेकिन उनके बीच में आपस में स्पेस है, इसके लिए लिखा है लूज सेल एग्रीगेट्स। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लिखा है सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज ऑकर अमंग द सेल्स। अब हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सारा का सारा बॉडी का फंक्शन कौन करता है बेटा? सेल करता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप का फंक्शन कर सकते हैं, एक ही टाइप का फंक्शन एक सेल नहीं करेगा, वैरायटी ऑफ फंक्शन कर सकते हैं। तो इसी कारण से बुक में क्या वर्ड यूज किया है? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यही हो रहा है कि जो सेल्स है वो डिफरेंट फंक्शन करने के लिए केपेबल है। ऑकर अमंग द सेल्स इन सीलेंट रेट्स, ये फाइलम का नाम है। द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल्स परफॉर्मिंग, अब आ जाओ, cells performing the same function are arranged into tissue। तो ये हो गया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट हो गया? कि जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एग्जांपल दे रहा है बुक में सीलेंट रेट्स, उसमें जो सेल्स हैं वो सारे सेल्स सेम फंक्शन करते हैं। उस टिश्यू में जो भी सेल्स प्रेजेंट रहेगा उन सभी के फंक्शंस क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। तो चलो सेलुलर के बाद यहां पर लिख दिए टिश्यू। अब
cells perform same function। ये कीवर्ड हमको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी आता है सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन, तो याद रखना है टिश्यू लेवल, और टिश्यू लेवल का हमको एग्जांपल क्या दे रहा है बुक में, सिलेंट्रेट्स दे रहा है। फिर देखो आगे लिखा है अ स्टिल हायर level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminthes and other higher phyla। हायर फाइला का मतलब यहां पर क्या है बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस से जो ऊपर, प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद जो फाइलम्स आएंगे उनके लिए बुक में क्या वर्ड यूज कर रहा है, हायर फाइलम्स। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर, प्लेटीहेल्मिन्थीस में बोल रहा है ऑर्गन लेवल, और प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद जो भी फाइलम हम पढ़ेंगे उन सभी में क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑर्गन सिस्टम। Where tissues are grouped together to form organs, ये आसान है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। Specialized for a particular function। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गन सिस्टम होगा या जो ऑर्गन होगा उसका, हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, अपना एक विशेषकर फंक्शन होगा। बोलने का मतलब यह है, अब जो हेड है वो हेड वाला जो काम है, वो हेड वाला काम कोई शरीर का और पार्ट नहीं कर सकता। हेड वाले बॉडी के जो टिश्यूज के फंक्शन होंगे वो सिर्फ हेड के पार्ट ही कर सकते हैं, दूसरा कोई बॉडी नहीं कर पाएगा। तो ये वर्ड याद रखना है फर्स्ट पेज में, पर्टिकुलर फंक्शन। पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आप लोग अपनी बुक में यहां लिख सकते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के लिए आप लोग और क्या लिख सकते हैं, विशेषकर, हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं ऑर्गन लेवल ऑब्लिक ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन या ऑर्गन लेवल सिस्टम में आप लोगों को याद रखना है पर्टिकुलर ऑब्लिक स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो यहां तक का जो पैराग्राफ है उसमें हम इस तरीके से नोट्स बना लें रिवीजन करने के लिए वहीं पर बुक में, और यहां पर एग्जांपल्स दिए हैं। ये एग्जांपल्स आपको रटने नहीं हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जांपल्स आपको किस तरीके से याद रखने हैं ताकि आप लोगों को कभी भी डाउट ना हो क्वेश्चन बनाते समय, क्योंकि एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की भरमार है, बहुत सारी वेराइटीज है। हम सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करेंगे, सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है काइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ईच सिस्टम इज कंसर्न्ड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब यहां पर क्या लिखा है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब है इसका, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल वर्ड कहां से आया है, फिजियोलॉजी से। कहां से आया है, फिजियोलॉजी से आया है। फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो भी फंक्शंस, जो भी चीजें वर्क कर रही है उन सारे को हम कंबाइंड करके पढ़ते हैं ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी के पूरे चैप्टर्स हैं, ब्रीदिंग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर आपको याद रखना है फिजियोलॉजी। ये जो फिजियोलॉजिकल वर्ड है, इस फिजियोलॉजिकल वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड कभी कभी स्टेटमेंट में डाल देगा। क्या डाल देगा, फिजिकल वर्ड। तो अगर फिजिकल आया तो ये क्या होगा बेटा, रॉन्ग होगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट में कि फिजियोलॉजिकल लिखा है कि फिजिकल लिखा है। अगर फिजियोलॉजिकल लिखा हुआ तब होगा ट्रू, लेकिन अगर फिजिकल होगा तो उसको अपन क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे। ध्यान दीजिएगा इन छोटी छोटी चीजों को। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो मैंने आपको बताया कि बॉडी में जब एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा तो उसे हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। ये स्टेटमेंट याद रखना है ट्रू फॉल्स के लिए। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे ट्रू फॉल्स के लिए। आगे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली वन सिंगल ओपनिंग to outside of the body which serve as both mouth and anus।
एंड इसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग रहेगा, ये भी डिस्कस कर लिए, माउथ और एनस। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का है, ओपन इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बेड इन इट। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ओपन टाइप का जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इसमें आपको क्या याद रखना है, सेल्स याद रखना है, टिश्यूज याद रखना है और डायरेक्टली बेड इन इट। तो याद रखना है सेल्स भी होगा, टिश्यू भी होगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ सेल पूछ दे रहा है या सिर्फ टिश्यू दे रहा है, तो ये चीज क्वेश्चन या स्टेटमेंट में ध्यान रखना है कि अगर पूरा सही मानना है तो अपन को सेल्स भी मानना है और क्या मानना है, टिश्यू। ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लोज्ड टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। वेरिंग डायमीटर्स क्यों बोल रहा है, आर्टरी का डायमीटर या व्यास ज्यादा होता है, वेन्स का डायमीटर और व्यास थोड़ा सा कम होता है, जबकि कैपिलरीज का जो डायमीटर और व्यास है वो सबसे क्या होता है बेटा, कम होता है। इसलिए बुक में यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेरिंग डायमीटर्स। ध्यान रखिएगा इसे। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ वेरिंग डायमीटर्स का मतलब बताया। वेरिंग का मतलब क्या होता है, अलग अलग। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन लोग भी ध्यान से सुनते रहेंगे। मैं बीच बीच में जो हिंदी वाले वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश वाले वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो मैं हिंदी वर्ड्स के साथ भी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे पूरे वीडियो को। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सिमेट्री बोल रहा है, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, दैट इज, अब देखो एसिमेट्रिकल का डेफिनेशन दे रहा है बुक में, क्या दे रहा है, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। बुक में जो डेफिनेशन है उसी को याद रखिए, इधर उधर ज्यादा डेफिनेशन सोचने समझने की जरूरत नहीं है। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into 2 identical half, it is called radial symmetry. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री। ध्यान दो बेटा, रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री में कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज क्या क्या है इसमें, कि जो लाइन है वो सेंटर ऑफ बॉडी से कट होगी। दूसरा सिमिलैरिटी क्या है, राइट और लेफ्ट पार्ट्स इक्वल है, इक्वल होने चाहिए। कटने के बाद जो राइट और लेफ्ट पार्ट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये है कॉमन। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंसेस में जो रेडियल सिमेट्री है, आर फॉर क्या हो गया, रेडियल सिमेट्री। इस रेडियल सिमेट्री में बोल रहा है कि एनिमल के बॉडी को कैसे भी कट करो, किसी एंगल से भी कट करो, लेकिन जो कट करने की लाइन है वो कहां से गुजरनी चाहिए, सेंटर से। तो अपन लॉन्जिट्यूडनल भी कर सकते हैं, अपन ट्रांसवर्स भी कर सकते हैं, अपन ऑब्लिक भी कर सकते हैं। जबकि जो बाइलैटरल सिमेट्री है, बाइलैटरल सिमेट्री में हमको क्या बोला गया है कि एनिमल के बॉडी को सिर्फ एक ही एक्सिस से कट करना है। कौन सा एक्सिस से कट करना है, लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल के लिए कभी कभी और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, सजाइटल। सही है। तो बेटा याद रखना, बायोलॉजी नीट के लिए आप लोग जब पढ़ाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में, आधे बच्चे लोगों से बायोलॉजी के क्वेश्चंस इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन लोगों को उस वर्ड का मतलब नहीं पता होता है कि वो जो वर्ड है क्वेश्चन में वो क्या पूछा जा रहा है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप जितना ज्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको वर्ड्स से एक्सपोज होगे, ताकि जो भी वर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं इतने सालों में पीवाईक्यूज में, तो वो सारे वर्ड्स को हम जान पाए। सही है। तो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। तो रेडियल सिमेट्री में क्या बोल रहे बेटा कि कहीं से भी कट करो, बट कहां से गुजरना है, सेंटर से।
अब बायलैटरल सिमेट्री में क्या बोल रहा है, आप कहीं से भी कट नहीं करोगे, आप सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस से कट करोगे, सेंटर से जाना चाहिए जिससे राइट और लेफ्ट पार्ट्स हमको क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए। ठीक है, आसान है। फिर मैंने आपको बताया था when any plane passing through the central axis of the body divides organism into two half, it is called radial symmetry. अब यहां पर एग्जांपल दिया है सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स। एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब एनेलिड, आर्थ्रोपोडा और उससे आगे के जो फाइलम्स होंगे। The body can be divided into identical left and right half in only one plane. अब only one plane यहां पर लिखा है, तो मैंने भी आपको बता दिया ना, सिर्फ वन प्लेन। कौन सा प्लेन होगा, वो लॉन्जिट्यूडनल प्लेन होगा। सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल प्लेन से अपन कट करेंगे, तो ऐसे सिमेट्री को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, क्लास क्लियर हो रहा है? नाइस, चलिए आगे। अब दिया हुआ है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, external ectoderm and internal endoderm, are called diploblastic. हम लोगों को डिप्लोब्लास्टिक में क्या याद रखना है, हमको डिप्लोब्लास्टिक में ये याद रखना है कि जितने भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे, जितने भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे उनके बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, मीजोग्लिया। क्या प्रेजेंट रहेगा, मीजोग्लिया। तो यहां पर ये याद रखेंगे। एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर कॉल्ड मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बुक में भी क्या वर्ड यूज किया है, मीजोग्लिया के लिए क्या वर्ड यूज किया है, अनडिफरेंशिएटेड। क्या वर्ड यूज किया है, अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, फिर those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals। और उसमें एग्जांपल दिया है प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेट्स, मतलब प्लेटीहेलमिन्थिस से आगे जितने भी फाइलम आएंगे उन सभी में कौन सी सिमेट्री होगी, कौन सा जर्मिनल लेयर अरेंजमेंट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बस इसमें आपको ये याद रखना है, डिप्लोब्लास्टिक में क्या याद रखना है, अनडिफरेंशिएटेड वर्ड याद रखना है। और अनडिफरेंशिएटेड वर्ड किसके लिए यूज होता है, मीजोग्लिया। मैंने आपको यह भी बताया है कि अनडिफरेंशिएटेड क्यों बोल रहा है, क्योंकि वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो आगे जाके टिश्यू या टिश्यू के बाद ऑर्गन का फॉर्मेशन करने का कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, इसलिए उनको क्या वर्ड यूज किया है उनके लिए बुक में, अनडिफरेंशिएटेड। सही है, ठीक। आगे चलते हैं सीलोम। अब सीलोम या बॉडी कैविटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। जिस बॉडी कैविटी में मेसोडर्म के स्प्लिट होने से जब शरीर में कैविटी बनती है उनको हम बोलते हैं सीलोमेट। फिर सेकंड दिया है, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब फैले हुए पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो स्यूडोसीलोम होता है ना, जिसमें मेसोडर्म पाउचेस में रहता है, तो वो जो बेसिकली हम मेसोडर्म बोल रहे हैं ना, वो कौन सी लेयर है एक्चुअली में, पैरेन्काइमा। कौन सी लेयर है वो एक्चुअली में, पैरेन्काइमा। ठीक है, सच अ बॉडी कैविटी इज स्यूडोसीलोम। फिर आगे दिया हुआ है, the animals in which the body cavity is absent are called acoelomates। तो हमको हमारी बुक में acoelomates का सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहा है, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थिस। तो ये जो पैराग्राफ है सीलोम का, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब जो सीलोमेट्स हैं, इनको हम यूसीलोमेट्स भी बोलते हैं, इनको हम ट्रू सीलोमेट्स भी बोलते हैं। अब ये जो सीलोमेट्स हैं इनके भी फर्दर दो डिविजन्स हैं, एक है शाइजोसीलोमेट एंड अनदर वन इज एंटेरोसीलोमेट। तो शाइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट
ये दोनों सीलोमेट के ही टाइप्स हैं। सीलोमेट में क्या पढ़े हैं अपन, मीजोडर्म की लेयर क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। तो शाइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट में भी सेम प्रोसीजर हो रहा है, लेकिन इसमें जो मीजोडर्म का फॉर्मेशन है वो अलग स्ट्रक्चर से होता है। सही है। तो ये वाले जो पोर्शन है इसका जिक्र हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। एग्जाम में शाइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट वर्ड्स के जो क्वेश्चन है वो नीट में विजिबल नहीं है। तो जिन भी बच्चों को ये पढ़ना है, इस चैप्टर का जो मैं डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ प्रेजेंट करूंगा उसमें शाइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट का जो डायग्राम होगा उसको भी मैं आपको बना के समझाऊंगा। ऑलराइट, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल repetition of at least some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomenon is known metamerism. तो हमने जो मेटामेरिज्म पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, मेटामेरिज्म जो हम पढ़ा, मेटामेरिज्म के लिए क्या लिखा है और ट्रू सेगमेंटेशन। तो ये जो ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म होता है इसमें हमको क्या याद रखना है कि जैसे ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो अर्थवर्म में ऐसे सेगमेंट्स थे। अब इन सेगमेंट्स में हमने पढ़ा था कि जो बाहरी या एक्सटर्नल सेगमेंट है उसे हम बोलते हैं एन्यूलाई, जो इंटरनल सेगमेंटेशन है, इंटरनल सेगमेंटेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज किए थे, सेप्टा। क्या वर्ड यूज किए थे, सेप्टा। तो जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों है उसको हम रिगार्ड करते हैं मेटामेरिज्म या ट्रू सेगमेंटेशन। अब ये ट्रू सेगमेंटेशन में आपको क्या याद रखना है कि यहां पर जो हम सेगमेंट्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सेगमेंट्स पढ़ रहे हैं। बॉडी के जो सेगमेंट्स होंगे वो इंटरडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। क्या होंगे, एक दूसरे से वो इंटरडिपेंडेंट होंगे। इंटरडिपेंडेंट का बोलने का क्या मतलब हुआ, मान लो ये शरीर के दो सेगमेंट्स बनाए। अब ये जो दो सेगमेंट्स हैं इन दोनों सेगमेंट्स में पूरे लेंथ पे नर्व्स हैं। पूरे लेंथ पे क्या है बेटा, नर्व्स हैं। अब अगर मान लो कि ये वाला जो नर्व वाला पोर्शन है इसको यहां से अपन कट कर दिए, तो ये जो नर्व के कारण अगर इस जगह पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, नर्व के मैसेज से मान लो अगर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इसके बाद, मान लो ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है, तो अगर इस सेगमेंट में एक बार ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसके बाद वाले सेंटर में भी फिर तुरंत क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। फिर जो वन वाला होगा वो रिलैक्स हो जाएगा, एज सो ऑन। वन कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वन रिलैक्स हो गया, फिर टू के बाद थ्री, थ्री कॉन्ट्रैक्ट होगा, फोर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अंदर की जो फंक्शनिंग है इन एनिमल्स की, जो ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं, इन सेगमेंट्स में ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के बिना ये प्रॉपरली अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ये किसमें होता है बेटा, ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जो सेगमेंट्स हैं इनके बॉडी के सेगमेंट्स में ग्रोथ होता है। क्या होता है, इनके बॉडी के सेगमेंट्स में ग्रोथ होता है, जिसके कारण इनका सेगमेंट का साइज ऐसे धीरे धीरे क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। तो ये हो गया ट्रू सेगमेंटेशन। अब अगर मान लो कि मैं स्यूडो सेगमेंटेशन की बात करूं, अब जो स्यूडो सेगमेंटेशन एनिमल का ग्रुप शो करेगा, इन स्यूडो सेगमेंटेशन में आपको क्या याद रखना है कि जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स आर इंडिपेंडेंट।
क्या याद रखना है आपको कि इनमें जो सेगमेंट्स हैं वो कैसे हैं बेटा, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। अब आपको इसमें और क्या याद रख सकते हो मेटामेरिज्म या ट्रू सेगमेंटेशन में, कि जो मेटामेरिज्म या जो सेगमेंट्स हैं, इनमें जो सेगमेंट्स हैं इनका इलोंगेशन होता है, साइज बढ़ता है इनका। इसी कारण से हम लोग इन ये जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को अपन क्या मानते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट। यहां पर मैंने क्या लिखा है, सेगमेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो स्यूडो में जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स। क्या बोलते हैं सेगमेंट्स को, प्रोग्लॉटिड्स। तो ये जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये शरीर से अलग हो जाते हैं, फिर नया सेगमेंट जो है वो उसकी जगह ले लेता है। तो इसी कारण से हमने सेगमेंट्स को यहां पर क्या माना है, इंडिपेंडेंट। और जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है उसमें जो सेगमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, इंटरडिपेंडेंट। सही है, ठीक। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड इज ए मीजोडर्मली, ये याद रखना है, नोटोकॉर्ड इज ए मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. some की जगह all भी लिखा गया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। ध्यान देना बेटा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर 2024-25 का पैटर्न देखे होंगे नीट एग्जाम्स का, तो आपने ये पाया होगा कि बहुत सारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसी में बच्चों से सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि वो एनसीईआरटी बुक को छोड़ के बाकी सब चीज को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक को वो प्रॉपरली रीड नहीं करते हैं। तो आप लोगों से मेरा बार बार आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक की लाइन को, हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखो, जैसे यहां पर डॉर्सल लिखा हुआ है, तो डॉर्सल की जगह आपको क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, वेंट्रल। तो अगर वेंट्रल पूछा तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। अब डॉर्सल वेंट्रल को अगर समझें तो मान लो कि ये किसी एनिमल का बॉडी है, तो यहां पर नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर है। ये जो नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर है ये किसकी तरह काम करता है बेटा, सपोर्ट स्ट्रक्चर। किसकी तरह काम करता है बेटा, सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। तो ये हर समय बॉडी के कौन से साइड में प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में। डॉर्सल मतलब जैसे मैं यहां खड़ा हूं, चलो जिन बच्चों को पोजीशनिंग के बारे में थोड़ा सा डाउट है उनका भी डाउट अभी क्लियर कर देते हैं। कैसे, अब जैसे मैं अभी ऐसे खड़ा हूं, तो मेरा जो ये वाला पोर्शन होगा ये कहलाएगा वेंट्रल, जहां पर हार्ट है। पीछे जहां वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या कहलाएगा, डॉर्सल। अब जो अपर वाला पोर्शन है उसके लिए दो वर्ड होगा। क्या दो वर्ड होगा, एंटीरियर। अब एंटीरियर वर्ड दो कंडीशन के लिए यूज हो सकता है, आगे और ऊपर। आगे के लिए भी एंटीरियर वर्ड यूज होता है, ऊपर के लिए भी एंटीरियर वर्ड यूज होता है। वैसे ही नीचे और पीछे के लिए क्या वर्ड यूज होगा, पोस्टीरियर। और जो साइड वाला सरफेस है उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, लैटरल। तो आपने ये याद रखना है कि जो नोटोकॉर्ड है वो बॉडी के कौन से साइड में प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not form the structure are called non-chordates. तो जिसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, मीजोडर्म से बना हुआ है, बॉडी को सपोर्ट देता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। और जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उन एनिमल के ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स। तो आप लोग इस लाइन में ये सारे वर्ड याद रखना, मीजोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के डॉर्सल साइड में है, और ये कब बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बनता है। बॉडी में हर समय
जो नोटोकॉर्ड होगा वो नोटोकॉर्ड बॉडी के डॉर्सल साइड में होगा। मान लो इसे अपन लेबल कर लेते हैं नोटोकॉर्ड। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये बॉडी में कहां पर प्रेजेंट रहेगा? बॉडी के डॉर्सल साइड में। ठीक है। नोटोकॉर्ड के साथ मैं और एक चीज बता दे रहा हूं यहां पर, बाद में भी कनेक्ट करूंगा, बट याद रखना। क्या याद रखना है यहां पर? मैं नोट करके मेंशन कर रहा हूं। नोटोकॉर्ड के जैसा और एक वर्ड साउंड वाला है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड मतलब नर्व्स की रस्सी, नर्व्स का गुच्छा। तो नोटोकॉर्ड विल ऑलवेज डॉर्सल। स्टेटमेंट याद देखना, नोटोकॉर्ड हर समय शरीर के पृष्ठीय सतह पर होगा। डॉर्सल मतलब पृष्ठीय सतह, डॉर्सल मतलब पृष्ठीय, वेंट्रल, लैटरल इज पार्श्व, एंटीरियर इज अग्र, पोस्टीरियर इज पश्च। ठीक है। तो डॉर्सल साइड हो गया, पृष्ठीय सतह। जबकि जो नर्व कॉर्ड है, नर्व्स जो हैं, ये नर्व कॉर्ड डॉर्सल भी हो सकता है और क्या हो सकता है? वेंट्रल हो सकता है। तो जो लोअर एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स जो हैं उनमें नर्व कॉर्ड वेंट्रल रहता है, और जो हायर एनिमल्स हैं, इन हायर एनिमल्स में जो नर्वस सिस्टम का अरेंजमेंट है वो बेसिकली बॉडी के कौन से साइड में होता है? डॉर्सल साइड में होता है। तो ये दोनों वर्ड थोड़ा सिमिलर साउंड करते हैं, इसी कारण से मैंने सोचा कि आपको मैं यहीं पर बता दूं कि नोटोकॉर्ड विल ऑलवेज बी डॉर्सल, बट नर्व कॉर्ड कैन बी डॉर्सल साइड ऑल्सो और कैन बी वेंट्रल साइड ऑल्सो। आपको ये भी बता दिया कि वेंट्रल मतलब लोअर, डॉर्सल मतलब जो हायर एनिमल्स है। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फाइलम के ऊपर। अब हम फाइलम का स्टडी चालू करने जा रहे हैं। तो अब पहला जो फाइलम है, ये पहला फाइलम क्या होगा बेटा? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक हाइरार्की समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं? हाइरार्की, पदानुक्रम। इसमें क्या समझाना है मुझे देखना। अब ये जो हाइरार्की मैं बोल रहा हूं, इस हाइरार्की में मुझे आपको यह बताना है कि हम इस एनिमल किंगडम में अभी जो फाइलम से स्टार्ट करेंगे वो हमारी बुक में एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, रैंडम नहीं दिया हुआ है। तो वो जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, उसका भी अपना महत्व है, जो आपको मैं अभी बता रहा हूं। अब वो सीक्वेंस क्या है? पहला है पॉरीफेरा। पहला क्या है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बाद फर्स्ट, सेकंड दिया है निडारिया, थर्ड दिया है टीनोफोरा, फोर्थ दिया है प्लेटीहेलमिन्थिस, फिफ्थ दिया है एस्केलमिन्थिस, सिक्स्थ दिया है एनेलिडा, सेवन दिया है आर्थ्रोपोडा, फिर दिया है मॉलुस्का, नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, और दिए हैं फिर कॉर्डेटा। अब यहां पर अगर हम कॉर्डेटा की बात करें, अगर मैं यहां कॉर्डेटा की बात करता हूं तो इस कॉर्डेटा में फिर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है?
यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, नाउ यूरो, सिफेलो, ये दोनों को साथ मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम साथ मिलाकर क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोकॉर्डेट्स। अब इसके नीचे क्या आ जाता है? वर्टिब्रेट्स। अब ये जो वर्टिब्रेटा वाला ग्रुप है, इस वर्टिब्रेटा वाले ग्रुप में फिर से डिविजन्स हैं। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन आएंगे? फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एब्स और लास्ट में मैमल्स। तो ये ऑर्डर में हमको पूरे चैप्टर कवर करने हैं। ये सारे जो फाइलम्स हैं, फाइलम का नाम है, और फिर यहां पर कॉर्डेटा में आपके सारे वर्टिब्रेट्स, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। तो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख दिए। प्रोटोकॉर्डेट। अब प्रोटोकॉर्डेट को, इनको इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट भी बोलते हैं। ये भले ही कॉर्डेटा में है लेकिन इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। सही है, तो इसी कारण से इनको हम और क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। ये बेटा याद रखेंगे ये पॉइंट, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स याद रखेंगे यहां पर। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है? चलिए यहां पर एक नोट बनाते हैं। इसका हेडिंग है नोट। अब हमको इसमें क्या याद रखना है? नोट में ऑल वर्टिब्रेट्स आर chordates, but all chordates are not vertebrates। सही है, ये बुक में आगे लाइन लिखी है, इसको अभी से समझ लो। देखो, all vertebrates are chordates, all vertebrates are chordates, agreed? But all chordates are not vertebrates, all chordates are not vertebrates, सिंपल। तो ये स्टेटमेंट समझ लो, रटोगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऊपर नीचे वर्ड कर दिया, खेल खत्म, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसा लिखकर समझाया हूं, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर है, ये जो हायरार्की है, यहां पर जो ये हायरार्की हमको दिख रही है इस तरीके से, अब ये जो हायरार्की है, इस हायरार्की से हमको क्या समझना है कि सबसे ये जो पॉरीफेरा हुआ, ये जो पॉरीफेरा हुए, ये हुए सबसे प्रिमिटिव। सबसे प्रिमिटिव मतलब पुराने। जब विकास हुआ होगा, जब इवोल्यूशन हुआ होगा, एनिमल्स का जब डाइवर्सिफिकेशन हुआ होगा, तो इनमें सबसे पहले किसका डेवलपमेंट हुआ होगा? पॉरीफेरा का। पॉरीफेरा के बाद निडारिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और
कॉर्डेटा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चीज याद रखेंगे, जैसे जैसे हम पॉरीफेरा से आगे कॉर्डेट की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे हमने जितना भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर है, ये एडवांस कैरेक्टर है, जैसे रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, एसिमेट्री जो है वो लोअर एनिमल्स में था। रेडियल सिमेट्री वो एनिमल शो किए जिनका एक शेप था लेकिन वो पानी में या पानी के अंदर एक जगह जुड़े हुए थे, वो हिल डुल नहीं सकते थे। फिर जब एनिमल्स इवोल्यूशन हुआ और जब उनमें मूवमेंट पॉसिबल हुआ तो धीरे धीरे वो मूवमेंट क्यों पॉसिबल होता गया, क्योंकि उनकी जो सिमेट्री है उनमें चेंजेस आया और बायलैटरल सिमेट्री बना। तो बोलने का मतलब ये पॉरीफेरा क्या थे, एसिमेट्रिकल थे। निडारिया और टीनोफोरा क्या था, इसमें रेडियल सिमेट्री था। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर पूरा कॉर्डेटा तक कौन सी सिमेट्री है बेटा, बायलैटरल सिमेट्री, एक्सेप्ट फॉर इकाइनोडर्मेटा, लार्वल स्टेजेस और एडल्ट स्टेजेस में इनमें डिफरेंस रहता है। बाकी सभी की जो सिमेट्री है वो क्या कहलाएगी, बायलैटरल। तो जिस तरीके से मैंने आपको सिमेट्री बताया वैसे सीलम भी देख लो, यहां पर एब्सेंट है, यहां पर एब्सेंट है, यहां पर एब्सेंट है, फिर ए सिलोमेट्स आएंगे, फिर जैसे ही एनेलिडा चालू होगा सारा का सारा जो सीलम वाला पार्ट है वो क्या कहलाएंगे, सीलोमेट्स कहलाएंगे। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो एग्जांपल्स है वो रटना नहीं है, उसका लॉजिक है जो पुराने वाले रहेंगे उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो भी अंडर डेवलप्ड वाले रहेंगे, और जैसे जैसे हम नीचे आगे जाते जाएंगे इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन से होते जाएंगे, एडवांस वाले। आ रहा है क्या समझ, आगे अच्छे से, ठीक है। आगे और ध्यान रखिए, अभी तो हम इसको एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी बुक की हर लाइन बता रहा हूं, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। लेक्चर्स को बीच में पॉज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, लेकिन एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पॉरीफेरा लिखा है, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, ठीक है। दे आर जनरली मराइन। क्या लिखा है, जनरली। अब ये जो जनरली वर्ड है, जनरली वर्ड का मतलब ऑल नहीं होगा। जनरली वर्ड का मतलब ऑल नहीं होगा। ऑल नहीं होगा मतलब सभी लोग नहीं है, ज्यादातर लोग हैं लेकिन सभी लोग नहीं है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, ज्यादातर क्या सिमेट्री शो करते हैं, असममिति या एसिमेट्री। दीज आर प्रिमिटिव, देखो प्रिमिटिव मतलब पुराने, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, water transport or canal system, water enters through minute pores in the body wall into central cavity spongiocele where it goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, खाना इकट्ठा करना, श्वसन या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। अब बेटा यहां पर जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज लिखा है, ध्यान देना, यहां पर जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज लिखा है, यहां जो बुक में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वर्ड लिखा है, इस रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वर्ड के लिए आप लोगों को तैयार रहना है, और एक शब्द के लिए मतलब डिफ्यूजन। भाई गैसेस का जो एक्सचेंज है वो तो डिफ्यूजन से ही हो रहा है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो बाहर से जो शरीर में पानी आ रहा है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, तो डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज होंगे। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब जैसे यहां रिमूवल ऑफ वेस्ट लिखा है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट की जगह क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, एक्सक्रीशन पूछ सकता है, और क्या बोल सकता है हिंदी में, उत्सर्जन। आ रहा है समझ। तो देखो यहां पर मतलब वही है लेकिन उस मतलब को दो अलग अलग तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैं आपको वही तैयारी करा रहा हूं, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब लिखा है कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ये इनका लाक्षणिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। भाई कोएनोसाइट्स को यहां पर स्टार मार्क कर रहे हैं, यहां पर भी स्टार मार्क करके लिख देते हैं, कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स ऑब्लिक कॉलर सेल्स, ठीक है।
लाइंस द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि जो कोएनोसाइट्स है वो कोएनोसाइट्स कहां प्रेजेंट रहता है, एक इनके बॉडी के कैनाल में रहता है और कैनाल के अलावा और कहां रहता है, स्पॉन्जोसील। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि स्पॉन्जोसील कैनाल्स में भी है और स्पॉन्जोसील में भी है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, ये हो गया इंपॉर्टेंट। डाइजेशन में अपन ने पढ़ा था कि जो इंट्रासेलुलर है और एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब उस एनिमल्स के ग्रुप में अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है, और जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जो अंडर डेवलप्ड है, उनमें क्या होगा, इंट्रासेलुलर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन, इनके शरीर में स्केलेटन है जो स्पीक्यूल्स। अब ये जो स्पीक्यूल्स वर्ड लिखा है, ये जो स्पीक्यूल्स वर्ड लिखा है, स्पीक्यूल्स मतलब कांटे जैसा, हिंदी में और अगर बोले शूक, क्या बोल सकते हैं, शूक बोल सकते हैं स्पीक्यूल्स। और ये जो कांटे हैं ये कौन से तंतु के बनते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स। यहां पर अपन लिख दिए स्पॉन्जिन। अब स्पॉन्जिन क्या होगा बेटा, प्रोटीन होगा। स्पॉन्जिन क्या होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन के पूरे तंतु बने रहेंगे, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट। अब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो नॉट सेपरेट का क्या मतलब हुआ, नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट में हुआ, नॉट सेपरेट का मतलब हुआ कि सिंगल बॉडी में है। दोनों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सिंगल बॉडी में है। तो नॉट सेपरेट या सिंगल बॉडी में क्या वर्ड आता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के लिए और एक वर्ड क्या आता है, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। फिर eggs and sperms are produced by the same individual. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexual reproduction या sexual formation। अब कभी भी sexual formation आया मतलब formation of gamete ही होगा। By formation of gamete, fertilization is internal। फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर हो रहा है। स्पॉन्जेस लोग पानी में ही रहते हैं, लेकिन तो भी इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो शरीर के अंदर हो रहा है, क्योंकि मराइन वाटर्स में अगर हम देखें, मैक्सिमम जो मराइन वाटर्स में रहेंगे, उन मराइन वाटर्स में जो इनके गैमेट्स रहेंगे वो मराइन वाटर्स की ऑस्मोलैरिटी या उस पीएच के कारण खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं या फंक्शनल नहीं रह पाते। इसी कारण से इनमें फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है। और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जिसमें कौन से स्टेजेस हैं बेटा, लार्वल स्टेजेस हैं, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर का शरीर का आकृति। तो लार्वा कैसा दिखता है, लार्वा पानी में मच्छर मक्खी के लार्वा देखे हो ना, इस तरीके से घूमते रहते हैं, लेकिन मच्छर और मक्खी का तो मॉर्फोलॉजी अलग होता है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कि इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और कभी भी अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आया तो इसका मतलब क्या होगा कि इनमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आपको मुझे यहां बताना है कि जैसे सेक्सेस है, क्या है, सेक्सेस। अब सेक्सेस दो टाइप का होगा, एक होंगे यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, और दूसरे होंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या हुए, द्विलिंगी। बाइसेक्सुअल का और एक नाम है हर्माफ्रोडाइट, और एक वर्ड है मोनोइशियस, और जो यूनिसेक्सुअल है उनको हम बोलते हैं डायोशियस। तो ये हो गया सेक्सेस। अब सेक्सेस के बाद आपने और क्या पढ़ा, डेवलपमेंट।
अब हम अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट दो टाइप का होगा। एक होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? देखो भाई, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? जो एग होगा उस एग से डेवलपमेंट हुआ और डायरेक्ट क्या बन गया? यंग वन। डायरेक्ट क्या बन गया? यंग वन। यंग वन मतलब जैसे हम लोगों में फर्टिलाइजेशन होता है हायर एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद डायरेक्ट हम पैदा होते हैं, हमारा साइज छोटा रहता है, लेकिन हमारा जो मॉर्फोलॉजी है वो हमारे पेरेंट्स के जैसे ही दिखता है। दो कान है, हमारे भी दो कान है, उनका नाक है, हमारा भी एक नाक है, आंख, चेहरा वगैरह। सही है। तो जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा उसमें एग से डेवलपमेंट होगा, डायरेक्ट क्या बनते हैं? यंग वंस बनते हैं। जबकि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? इनमें एग बनता है, एग फिर क्या बनता है? लार्वा बनता है, लार्वा फिर क्या बनता है? निम्फ बनता है, फिर निम्फ के बाद क्या बनता है? इमैगो बनता है। इमैगो मतलब अडल्ट। तो अलग अलग स्टेजेस हैं और इनमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, निम्फ और इमैगो, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट। ये याद रखना है, मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। एग, लार्वा भी अलग दिखेगा, लार्वा से अलग निम्फ दिखेगा, फिर निम्फ से अलग क्या दिखेगा? इमैगो दिखेगा। तो यहां पर दो ऐसे वर्ड्स आए थे जिसको मैंने आपको डिस्कस कर दिया। एक आपको सेक्सेस भी बता दिया और आपको यहां पर क्या बता दिया? डेवलपमेंट भी बता दिया। जबकि अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में यहां पर लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ किसी किसी में बडिंग भी होता है, बडिंग के साथ साथ जेम्यूल का भी निर्माण होता है। जेम्यूल फॉर्मेशन आप वर्ड याद रख सकते हैं बेटा, यहां पर फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन के साथ यहां पर ऐड कर लेंगे आप लोग, यहां ऐड कर रहा हूं मैं जेम्यूल फॉर्मेशन। कमेंट करो जेम्यूल फॉर्मेशन क्या है, क्या प्रेजेंट होता है, और उसका एक स्ट्रक्चर, एक रफली डायग्राम बनाकर मुझे आप लोग को देना है जो क्लास में। बाकी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पोर्टल में हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगर हम सेक्सेस देख लिए, हम डेवलपमेंट देख लिए, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में हमको क्या क्या याद रखना है? पहला साइकॉन, साइफा, यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया को हम क्या बोलते हैं? बाथ स्पंज। क्या बोलते हैं? बाथ स्पंज। फिर है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज। तो हमारी बुक ने हमको एक स्पंज का एग्जाम्पल दिया है जो मोस्टली तो मराइन रहते हैं लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, और ये जो फ्रेश वाटर स्पंजेस होते हैं इसका एग्जाम्पल हमको क्या दिया है बेटा? यहां पर स्पॉन्जिला। क्या दिया है? स्पॉन्जिला। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं थोड़ा कैनाल सिस्टम के बारे में। अब ये जो कैनाल सिस्टम है, इस कैनाल सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। कैनाल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला ऑस्टिया, दूसरा स्पॉन्जोसील, और तीसरा ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो ये जो ऑस्टिया है ये शरीर में प्रेजेंट रहने वाले
स्मॉल पोर्स हैं। क्या है? स्मॉल पोर्स हैं। स्पॉन्जोसील इनके बॉडी की कैविटी है और ऑस्क्यूलम जो है वो एक लार्ज पोर है जिससे शरीर से चीजें क्या होती है? एग्जिट होती हैं, शरीर से चीजें बाहर जाती हैं। तो ये कैनाल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। इस कैनाल सिस्टम में हमको क्या याद रखना है और कि कैनाल सिस्टम में है कोएनोसाइट। अब कोएनोसाइट और कॉलर सेल्स इस तरीके से कोएनोसाइट्स रहता है और ये जो कोएनोसाइट्स का सरफेस है इसमें छोटे छोटे माइक्रोविलाई रहते हैं। क्या रहते हैं? छोटे छोटे माइक्रोविलाई रहते हैं। इन माइक्रोविलाई के हेल्प से कौन सा प्रोसेस होता है? डाइजेशन का। कौन सा प्रोसेस होता है? एब्जॉर्प्शन का और फिर डाइजेशन का। तो अगर आपसे पूछा गया है कि कोएनोसाइट्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है तो आप उनको क्या बोल देंगे बेटा? डाइजेशन बोल देंगे। और इसमें कोएनोसाइट्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं? माइक्रोविलाई। और ये जो कोएनोसाइट्स हैं ये कोएनोसाइट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक कोएनोसाइट्स, चलो इसको स्टार मारते हैं, ये कोएनोसाइट्स यहाँ पर है तो कोएनोसाइट्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा? एक स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट होगा और एक कहाँ पर प्रेजेंट होगा? कैनाल्स में। इसमें माइक्रोविलाई रहता है जो किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और इसके अलावा कैनाल सिस्टम के आपको फंक्शन बुक में ऑलरेडी बता दिए गए हैं। फूड कैप्चर, एक्सक्रीशन और गैसेस का क्या होता है? यहाँ पर एक्सचेंज होता है। ठीक। अब अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें पॉरीफेरा में, अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें पॉरीफेरा में तो ये जो आपको येलो से दिख रहा है ये है ऑस्टिया। नाउ ये जो सेल्स है इन सेल्स को ही हम बोलते हैं कोएनोसाइट। और ये कोएनोसाइट कहां पर प्रेजेंट है? स्पॉन्जोसील में। कोएनोसाइट कहां पर प्रेजेंट है बेटा? ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना बॉडी का कैविटी, इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पॉन्जोसील। अब उसके बाद आपको बाहर में एक बड़ा सा ऐसा ओपनिंग दिख रहा है तो ये जो बड़ा सा ओपनिंग है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। तो ऑस्टिया से पानी अंदर आया, पानी जरूरी चीजें पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया, स्पॉन्जोसील में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन हुआ। उसके बाद जो शरीर का वेस्ट मटेरियल है वो पानी के साथ मिलकर किसके थ्रू शरीर से बाहर निकल गया? ऑस्क्यूलम। और इनके शरीर में ऐसे बाहर की तरफ में ऐसे छोटे छोटे कांटे प्रेजेंट रहते हैं और यही जो कांटे रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्पीक्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पीक्यूल्स। और ये स्पीक्यूल्स किससे बनते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर से। स्पीक्यूल्स किससे बन रहे हैं यहाँ पर? स्पॉन्जिन फाइबर से। ऑलराइट। तो ये एक बेसिक थोड़ा आपको समझने के लिए मैंने बताया क्योंकि ये जो कैनाल सिस्टम है ना ये इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सिंपल कैनाल होता है, इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। तो अलग अलग जो पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स में हैं उनमें हमको एक ही टाइप का कैनाल सिस्टम नहीं मिलता है, अलग अलग टाइप के कैनाल सिस्टम मिलते हैं। उसकी भी टाइप्स है बट वो हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया कि चीजें काम कैसे होती है। और यहाँ पर हम फाइलम पॉरीफेरा में जितने भी कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट है फाइलम सीलेंट्रेटा या फाइलम निडारिया। अब फाइलम सीलेंट्रेटा या निडारिया क्या बोल रहा है? दे आर एक्वेटिक। आ जाओ भाई, एक्वेटिक बोला। एक्वेटिक में मोस्टली मराइन है, तो मोस्टली मराइन में हम क्या याद रख सकते हैं? सम क्या होंगे? फ्रेश वाटर। मोस्टली मराइन है, सभी मराइन है क्या? नहीं, ज्यादातर मराइन है, ज्यादातर समुद्री है, लेकिन कुछ क्या हो सकते हैं? फ्रेश वाटर। इनमें सेसाइल है। सेसाइल मतलब हिंदी में अचल, नॉन मोटाइल और फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग मतलब चल या मोटाइल। तो भाई इसमें नॉन मोटाइल भी है और इसमें मोटाइल भी है, ये इंपॉर्टेंट हो गया यहां। रेडियल सिमेट्री है, याद रखना है आपको। द नेम निडारिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, अब इनका जो नाम है, निडारियंस का जो नाम है, निडारियंस क्यों पढ़ा? निडारिया ये क्यों पढ़ा? नीडोब्लास्ट के कारण। किसके कारण पढ़ा? नीडोब्लास्ट के कारण। अब नीडोब्लास्ट क्या है? मैं अभी आपको डायग्राम दूंगा, हमारी बुक में भी इसका डायग्राम बना है। नीडोब्लास्ट, और नीडोब्लास्ट को हम बोलते हैं नीडोसाइट्स, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमैटोसिस्ट। तो भाई देखो, यहां पर आप क्या याद रखोगे कि नीडोब्लास्ट जो है, इस नीडोब्लास्ट में या नीडोब्लास्ट कंटेन निमैटोसिस्ट। नीडोब्लास्ट में, नीडोब्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? निमैटोसिस्ट। ये याद रखोगे। अभी आगे देखेंगे, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज। एंकरेज मतलब, एंकरेज वर्ड कहां से आया? एंकर। एंकर मतलब किसे बोल रहे हैं? जो शिप होते हैं, उन शिप में एक ऐसा वी जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, बड़ा सा लोहे का। अगर शिप को रोकना है या धीरे करना है तो उसको छोड़ दिया जाता है, पानी में अंदर जाता है, बहुत हैवी रहता है, जिसके कारण शिप क्या होता है? एक जगह पर रुक जाता है। तो इनको भी अगर अपने शरीर, इनको भी अगर कहीं पर अपने आप को रोकना है तो ये किसका हेल्प करते हैं? नीडोब्लास्ट का। कैसे हेल्प करते हैं वो मैं डायग्राम बना के बताऊंगा। तो एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। अब यहां पर जो कैप्चर ऑफ प्रे लिखा है, इस कैप्चर ऑफ प्रे के लिए आप लोग और एक वर्ड याद रखेंगे, ऑफेंस। ऑफेंस मतलब प्रहार करना। डिफेंस मतलब बचाव करना और ऑफेंस मतलब क्या बोल रहा है? प्रहार करना। तो ऑफेंस वर्ड याद रखना। निडारियंस एग्जिबिट, अब देखो भाई, टिश्यू लेवल। पॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉरीफेरा एंड निडारिया? पहला बेसिक डिफरेंस आपको पता चल रहा है यहां पर कि इनमें टिश्यू लेवल आया। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा कि भाई पॉरीफेरा से किन किन पॉइंट्स में निडारियंस एडवांस है, तो आपको बोलना इनमें रेडियल सिमेट्रिकल था और इनमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया? टिश्यू लेवल। और ये क्या है बेटा? डिप्लोब्लास्टिक है। अब देखो, डिप्लोब्लास्टिक अगर यहां पर है तो आपको याद रखना है कि डिप्लोब्लास्टिक है मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा? मीजोग्लिया। ये ऑटोमेटिकली बुक या नोट्स में लिख लो, जहां जहां डिप्लोब्लास्टिक आ रहा है वहां वहां आपको क्या नोट डाउन करना है? मीजोग्लिया। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी with a single opening, mouth present on hypostome। अब ये माउथ ऑन हाइपोस्टोम क्या बोल रहा है? इधर देखो, यहां पर आप देखो, अगर ये वाले डायग्राम की मैं बात करूं तो यहां पर इस पोर्शन में एक ऐसा ट्रायंगुलर पार्ट आता है टिश्यू का बना हुआ, इस तरीके से, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगुलर एलिवेशन होता है, एक ट्रायंगुलर उभार होता है। उभार मतलब एलिवेशन बोल रहा हूं। तो ये जो ट्रायंगुलर उभार है या जो ये ट्रायंगुलर एलिवेशन है, इसी के ओपनिंग, देखो यहां पर एक ओपनिंग दिख रही है,
तो ये जो ओपनिंग है ये क्या कहलाएगी? माउथ। क्या कहलाएगी? माउथ। और ये जो उभार है ये है हाइपोस्टोम। क्या है ये? हाइपोस्टोम। ठीक है, चलिए फिर आगे। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। अब क्या है कि इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ लेकिन इनमें अभी सिस्टम नहीं बना, तो इनमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इंट्रासेलुलर के साथ साथ क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई कौन से ऐसे फाइलम हैं जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों होता है। तो उसका जवाब होगा निडारिया, और निडारिया के बाद और एक फाइलम आएगा टीनोफोरा। इन दोनों में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, उसके बाद जब पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता तब सेल के अंदर जाता है, तो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर और फिर क्या याद रखेंगे? इंट्रासेलुलर। ठीक है। सम ऑफ द निडारियंस एग्जांपल कोरल्स। अब यहां पर अपन को वर्ड दिया हुआ है एक कोरल्स का। एनीवन इन द क्लास, किसी को पता है कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमको ये याद रखना है कि जो कोरल्स है इन्हीं के ग्रुप के हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का इनका क्या बना होता है? स्केलेटन बना होता है। अब मैं थोड़ा कोरल्स के बारे में बता दे रहा हूं। ये कोरल्स लोग एक्चुअली में एक सेपरेट इकोसिस्टम चलाते हैं। कोरल्स लोग एक्चुअली में सेपरेट एक इकोसिस्टम चलाते हैं। ये जो कोरल्स हैं ये प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? प्रोड्यूसर्स की तरह। बोलने का मतलब ये कि जहां जहां कोरल्स होगा उसमें जो एक्वेटिक प्लैंक्टॉन्स होंगे, पानी के अंदर हर जगह तो जमीन नहीं है, हर जगह तो पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं। जैसे जमीन में हर जगह घास, वीड या पेड़ पौधे उग सकता है, वैसे पानी में नहीं हो सकता। तो पानी में जहां जहां पर कोरल के डिपॉजिट्स होंगे उन लोग एक इकोसिस्टम बनाएंगे, उन लोग में उन कोरल्स के सरफेस पर प्लैंक्टॉन्स डेवलप होते हैं और उसी प्लैंक्टॉन्स के बेसिस पर उनका एक्वेटिक फूड चेन काम करता है। ऐसा बोला जाता है कि जहां जहां पर कोरल्स रहते हैं उन कोरल्स के नीचे कौन से डिपॉजिट्स रहते हैं बेटा? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स रहते हैं। तो ये आपको एक याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, तो कोरल्स में आप ये एक पॉइंट याद रख सकते हो। निडारियंस एग्जिबिट टू बेसिक लाइफ फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पॉलिप्स और जिसको हम क्या बोलते हैं? मेडूसा। अब ये जो लाइफ फॉर्म्स बोल रहा है, बेसिक लाइफ फॉर्म्स बोल रहा है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डिफरेंसेस दोनों होते हैं। अब इनमें क्या बोल रहा है? पॉलिप और मेडूसा। अब जो फॉर्मर है बेटा, देखो बुक में जो फॉर्मर लिखा है ना, तो फॉर्मर वर्ड का मतलब होता है पहले वाला। तो इन दोनों में पहले वाला क्या लिखा हुआ है? पॉलिप। तो यहां पर आप फॉर्मर की जगह क्या लिख सकते हो? पॉलिप। तो द पॉलिप इज सेसाइल। पॉलिप बोल रहा है सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? हाइड्रा, एडेम्सिया एक्सेट्रा। वेयर एज द लैटर, लैटर मतलब मेडूसा, मेडूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। अब क्या बोल रहा है कि जो पॉलिप और मेड्यूसा होते हैं, ये पॉलिप और मेड्यूसा दो सेपरेट लाइफ फॉर्म्स हैं। दो सेपरेट लाइफ फॉर्म्स है मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पर? ये देखो बुक के डायग्राम में है, एक यहां पर ए और यहां पर क्या बोल रहा है? बी। तो ये जो ए और बी हमको बोल रहा है, इसमें एक होंगे पॉलिप्स और दूसरे क्या होंगे बेटा? मेडूसा। अब देखो ये जैसे आपको सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, तो ये पॉलिप वाला वर्जन होगा, एक जगह पर जुड़ा रहेगा, और ये आपको अम्ब्रेला शेप दिख रहा है, तो ये कौन से वर्जन होंगे? मेडूसा। मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया मेड्यूसा और ये वाला क्या हो गए? पॉलिप्स। ठीक है, तो जो भी निडारियंस होंगे उन निडारियंस में दो फॉर्म्स होंगे, एक पॉलिप्स होंगे और दूसरे क्या होंगे? मेडूसा होंगे। अब आगे हमको बुक में क्या बोल रहा है कि दोज निडारियंस, दोज मतलब ऐसे निडारियंस जिसमें पॉलिप भी प्रेजेंट है, जिसमें मेडूसा भी प्रेजेंट है। तो कुछ निडारियंस ऐसे होंगे जिसमें पॉलिप अवस्था भी पाई जाएगी और मेडूसा वाली अवस्था भी पाई जाएगी। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? मेटाजेनेसिस।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होगा कि पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा और मेड्यूसा से क्या बनेगा, पॉलिप बनेगा। कैसे? पॉलिप से मेडूसा बनेगा। पॉलिप से मेडूसा कौन से रिप्रोडक्शन से बनेगा, एसेक्सुअल। जबकि मेडूसा से फिर क्या बनेगा, पॉलिप। और जब मेडूसा लोग पॉलिप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इससे क्या होगा, पॉलिप लोग एक जनरेशन में मिलकर मेडूसा बनाए, फिर मेडूसा लोग मिलकर फिर क्या बना दिए, पॉलिप बना दिए। तो इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसके लिए और एक वर्ड क्या दिया हुआ है, मेटाजेनेसिस। तो हमारी बुक के अनुसार ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, ओबेलिया। कौन शो करता है बेटा यहाँ पर, ओबेलिया। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स हैं फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, अडामसिया इज सी एनेमन, पेनेट्यूला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन एंड मेंड्रीना इज ब्रेन कोरल। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स याद करने हैं। चलिए, फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, मेंड्रीना ब्रेन कोरल, पेनेट्यूला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, और एक एग्जाम्पल हमको क्या दे रहा है, एडामसिया सी एनेमन, और एक एग्जाम्पल हमको क्या दे रहा है यहाँ पर, ओबेलिया। क्या दे रहा है, ओबेलिया। और एक एग्जाम्पल हमको क्या दे रहा है, ऑरेलिया और जेलीफिश। तो यहां पर 5, ये 6वां और ये 7वां। ठीक है, यहां पर और एक एग्जाम्पल क्या दिया है, हाइड्रा। तो टोटल 8 एग्जाम्पल, 7-8 एग्जाम्पल दिए हैं। 5 में ही नहीं रुक जाना है, ओबेलिया याद रखना है और हाइड्रा याद रखना है। डैम्सिया तो यहां दिया है, बट ओबेलिया और हाइड्रा भी दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि इसमें टोटल 5 के अलावा यहां पर आपने 2 एग्जाम्पल्स और याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं आपको बताता हूं नीडोब्लास्ट के बारे में। अब ये जो नीडोब्लास्ट है, हमारी बुक में इसका डायग्राम है। अब तो ये है नीडोब्लास्ट। हमारी एनसीईआरटी बुक में भी लेफ्ट साइड में एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना हुआ है। तो इसके 2 वर्जन्स हैं, एक अनडिस्चार्ज और एक डिस्चार्ज। अनडिस्चार्ज मतलब जब ये नॉर्मल कंडीशन में है। अब मान लो कि इनको कोई डरा रहा है या इनको अपने आप की रक्षा करना है या किसी को मारना है या इंकरेज करना है, तो इन लोग अपने अंदर का जो निमैटोसिस्ट है उसको इस तरीके से ओपन कर देते हैं। अब निमैटोसिस्ट देखो, एक ऐसा थ्रेड जैसा रस्सी है, और ये जो निमैटोसिस्ट है ना, इस निमैटोसिस्ट से एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं, हिप्नोटॉक्सिन। और ये जो हिप्नोटॉक्सिन है, ये सामने वाले जो इनका प्रे रहता है उसको पैरालाइज कर देता है या बेहोश कर देता है, ऐसा आप मान सकते हो।
तो निमैटोसिस्ट याद रखिएगा कि एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से टॉक्सिन निकलता है, और जो नीडोब्लास्ट है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, चलिए, तो अपन ने यहाँ नीडोब्लास्ट भी क्लियर कर लिया, हमने यहाँ पर जो सीलेंट्रेटा है और निडारिया है उस पार्ट को भी प्रॉपरली डिस्कस कर लिया, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स। अगर किसी को और कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। जो क्लासेस में यहाँ बैठे हैं बच्चे, अपन को तो शाम को डाउट क्लासेस लेना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं टीनोफोरा में। फाइलम टीनोफोरा, बुक में काफी कम कंटेंट दिया है। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। भाई यहां पर लिखा है एक्सक्लूसिवली, तो एक्सक्लूसिवली का मतलब होगा सिर्फ या ओनली। सभी लोग समुद्री हैं, सभी लोग सिर्फ मराइन वाटर में ही प्रेजेंट है, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक। क्लास जल्दी बोलो, डिप्लोब्लास्टिक है मतलब क्या लिखेंगे? मीजोग्लिया। क्या लिखेंगे? मीजोग्लिया। विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर भी टिश्यू है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। अब यहां पर सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स क्या है? आ जाओ, बता रहा हूं इधर। तो हमारी बुक में ऑरेंज कलर का एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। उस ऑरेंज कलर के बॉल जैसे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ऐसे ग्रीन कलर के ऐसे प्लेट्स बने हुए हैं, ऐसी पट्टियां बनी हुई हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। कॉम्ब प्लेट्स क्यों बोलते हैं? कॉम्ब मतलब कंघी, कॉम्ब मतलब कंघी। ये जो इन्हें हम कॉम्ब प्लेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स में इस तरीके से छोटे छोटे सीलिया रहते हैं। पूरे में नहीं बना रहा हूं, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? सीलिया प्रेजेंट रहेगा। और ये जो सीलिया है ये इनको किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। लोकोमोशन मतलब प्रचलन में हेल्प करता है। और इसी सीलिया के प्रेजेंट रहने की वजह से इन पट्टियों में ये कंघी जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिए भाई? कॉम्ब प्लेट्स नाम दे दिए। तो जो कॉम्ब प्लेट्स हैं, कॉम्ब प्लेट्स इनका फीचर है, सीलिया इनका फीचर है, ये याद रखिएगा। एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये भी आपने याद रखना है। फिर आगे दिया है डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि जो डाइजेशन है अगेन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और क्या है? इंट्रासेलुलर। तो भाई अभी तक 2 फाइलम हो गए हैं एनिमल किंगडम में जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों हैं। वो फाइलम कौन से हैं? निडारिया और टीनोफोरा। अब देख रहा है यहां पर बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टीनोफोर्स का। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एमिट लाइट। इनके शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनका शरीर बाहर से पूरा ट्रांसपेरेंट या जेली जैसा रखता है, तो अंदर में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे कलर डेवलप होता है, कुछ कलर्स रेडिएट होते हैं, जिसके कारण जब ये गुच्छे में रहते हैं तो रात को पानी के शोर में या पानी में ऐसा पूरा चमकदार बहुत सुंदर दिखते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल। अब भाई फिर से ये हो गया इंपॉर्टेंट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से फाइलम में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है? लोअर एनिमल्स में। तो उसमें आपको क्या याद रखना है? टीनोफोरा। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल बोलने का मतलब शरीर से बाहर।
फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अब जब भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आएगा उसका मतलब क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया कहां पर हो रही है, शरीर के बाहर, मतलब पानी में। एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखो भाई यहां पर फिर से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिया है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इनमें क्या प्रेजेंट होगा, लार्वा। क्या प्रेजेंट होगा, लार्वा। इनमें से एक लार्वा का नाम होता है साइडिपिड। आएगा नहीं आपको, बस ही लिख दे रहा हूं, लार्वे का नाम आएगा साइडिपिड। अब इनके दो एग्जांपल्स हैं, एक है प्लूरोब्रेकिया और दूसरा है टीनोप्लेना। बाकी जो भी फीचर्स हैं, सीलोम है, वो स्टार्टिंग में अपन डिस्कस कर चुके हैं। एसीलोमेट्स हैं, इनमें सिमेट्री भी, इनमें एक्चुअली सिमेट्री ना बाई रेडियल होती है। क्या होती है, बुक में मेंशन नहीं किया है, क्योंकि क्या है, इनके बाद जब सिमेट्री आएगी वो बाइलेटरल आने वाली है प्लेटीहेलमिन्थिस से। तो निडारियंस तक रेडियल सिमेट्री था, लेकिन टीनोफोरा में बाइरेडियल सिमेट्री है। आप सिर्फ रेडियल सिमेट्री याद रखिए, बुक के अनुसार आप रेडियल सिमेट्री याद रखिए, बट एक्चुअल दे कंटेन बाइरेडियल सिमेट्री। ऑलराइट, बाकी जितने भी फीचर्स हैं सारे सिस्टम तो एब्सेंट है। सीलम भी एसिलोमेट है, रिप्रोडक्शन आपको यहां बता दिया। बाकी जितने भी फीचर्स हैं वो सारे इनमें, सिस्टम्स जो हैं वो सारे इनमें क्या होंगे, अभी भी एब्सेंट होंगे। ठीक है, दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज अंडर लोअर एनिमल्स। ओके, सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट 3 फाइलम्स, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम निडारिया, फाइलम टीनोफोरा। तो ये जो तीनों फाइलम्स हैं, इन तीनों फाइलम्स की बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज हैं। एक फाइलम दूसरे फाइलम से किस किस पॉइंट में एडवांस है। जैसे अगर हम निडारियंस की बात करें तो इसमें अपन को सिमेट्री आया था, रेडियल सिमेट्री आया था, उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया था। एक दो पॉइंट्स और हैं जो हमारी बुक के कंटेंट में नहीं दिए हैं, वो एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं। बुक में जितना भी चीज दिया है वो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, अब जो हमारा नेक्स्ट फाइलम रहेगा दैट विल बी प्लेटीहेलमिन्थिस।